बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है प्रोक्योरमेंट प्रोफेशन और हमारा आज का टॉपिक है रिक्विजिशन। दोस्तों, रिक्विजिशन वो फर्स्ट पेपर होता है जिसके ऊपर प्रोक्योरमेंट में काम स्टार्ट होता है। रिक्विजिशन को बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में इंडेंट कहा जाता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में इसको डिमांड लेटर भी कहा जाता है। तो डिमांड लेटर हो, इंडेंट हो या रिक्विजिशन, ये एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट के ऊपर जब एंड यूज़र को यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी आदमी को कोई गुड्स एंड सर्विसेज की ज़रूरत हो तो वो अपनी रिक्वायरमेंट उस स्पेसिफिक फॉर्मेट यानी उस पेपर पर लिखता है, या अगर वो कंप्यूटराइज्ड है तो वो उस स्पेसिफिक फॉर्म जो कि कंप्यूटर में अवेलेबल होता है उसके ऊपर वो अपनी रिक्वायरमेंट को एंटर करता है और उस रिक्वायरमेंट को अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंचार्ज की तरफ फॉरवर्ड कर देता है। तो वो रिक्विजिशन जब इंचार्ज के पास आती है तो वो उसको देखता है आया कि ये चीज़ इसको देनी है बंदे को या नहीं देनी। अगर तो देनी हो तो वो उसको साइन करके स्टोर की तरफ फॉरवर्ड कर देता है। अब स्टोर में दो तरह की चीज़ें होती हैं, यानी कि दो तरह की चीज़ें स्टोर होती हैं जिसकी इन्वेंट्री मैनेज की जाती है। नंबर एक, रॉ मटेरियल को इन्वेंट्री में मैनेज किया जाता है। नंबर दो, मंथली कंजम्पशन की चीज़ों को इन्वेंट्री में मैनेज किया जाता है। मंथली कंजम्पशन की चीज़ों में जैसे कि कंप्यूटर के रिबन हो सकते हैं, पेपर हो सकते हैं, कुछ स्टेशनरी हो सकती है, या जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन में जो मंथली कंजम्पशन में चीज़ें रिवॉल्व हो रही होती हैं वो चीज़ें स्टोर में अवेलेबल होती हैं। तो जैसे स्टोर को वो एक्विजिशन मिलती है तो वो देखता है कि क्या ये आइटम जो रिक्वेस्ट की गई है ये उनकी इन्वेंट्री में अवेलेबल है। अगर उनकी इन्वेंट्री में अवेलेबल हो तो वो रिक्वेस्ट उस यूज़र को सप्लाई कर दी जाती है और उस रिक्वेजिशन को क्लोज कर दिया जाता है। लेकिन अगर वो आइटम उस स्टोर की इन्वेंट्री में ना अवेलेबल हो तो वो रिक्वेजिशन जो है वो प्रोक्योरमेंट की तरफ फॉरवर्ड कर दी जाती है। अब ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जो कि इन्वेंट्री में वो मैनेज ना कर रहे हो, जैसे कि आप देखें कि अगर न्यू हायरिंग हो रही है और उस बंदे को आपने गाड़ी देनी है तो गाड़ी स्टोर में अवेलेबल नहीं होगी, उसके लिए आपको प्रोक्योरमेंट को रिक्वेजिशन फॉरवर्ड करनी पड़ेगी ताकि वो नई गाड़ी परचेज़ कर दें। जैसे कोई नया फर्नीचर चाहिए या कोई भी ऐसी आइटम जो न्यू है और इससे पहले वो स्टोर में नहीं है, या कोई ऐसी आइटम जो स्टोर वाले इन्वेंट्री में मैनेज ही नहीं करते या उसको ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो भी प्रोक्योरमेंट की तरफ फॉरवर्ड हो जाएगी। तो एक तो ये तरीका है कि हर वो आइटम जो इन्वेंट्री में मैनेज नहीं हो रही होती वो प्रोक्योरमेंट को रिक्वेजिशन फॉरवर्ड कर दी जाती है ताकि वो परचेज कर लें। नंबर दो, वो आइटम जो कि स्टोर की इन्वेंट्री में मैनेज हो रही होती हैं जैसे रॉ मटेरियल है और मंथली कंजम्पशन की चीज़ें, तो उनको उनके स्टॉक को मेंटेन करने के लिए स्टोर वाले भी अपनी रिक्वेजिशन जो मंथली रिक्वायरमेंट होती है उसकी रिक्वेजिशन प्रोक्योरमेंट को फॉरवर्ड कर देते हैं। इन प्रोक्योरमेंट के पास दो तरह की रिक्वेजिशन आ रही होती हैं। नंबर एक, एंड यूज़र की रिक्वेजिशन जो स्टोर के थ्रू उनके पास आती है। नंबर दो, स्टोर की अपनी रिक्वेजिशन जो कि वो इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए इशू करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा रिक्वेजिशन में ये देखना चाहिए कि जो गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वेस्ट की गई हैं क्या वो रिपीट हो रही हैं या न्यू आइटम है। तो जैसे हम गुड्स को लेके अगर तो गुड रिपीट हो रही है तो फिर आपके लिए आसानी होती है कि आप पिछली हिस्ट्री में देखें कि ये गुड्स कब किससे और किस रेट पे परचेज हुई थी, तो आप उसको रिपीट ऑर्डर इशू कर सकते हैं। या अगर दोबारा प्राइसेस चेंज हो चुकी हैं तो आप फिर वो एक 3 कोटेशन का प्रोसेस अडॉप्ट कर सकते हैं कि 3 सप्लायर से कोटेशन लें और उसके लोएस्ट प्राइस पर उसको फाइनल करके उसको फाइनल कर दें कोटेशन को। तो लेकिन अगर गुड्स न्यू गुड्स हैं तो उसके लिए आपको देखना चाहिए कि आप कोई गलत चीज़ ना उसके बदले में ख़रीद लें। तो आप सबसे पहले देखेंगे उस गुड्स के मतलब जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन डिटेल है वो रिक्वेजिशन में दी गई है, और स्पेसिफिकेशन को फर्दर ये देखना चाहिए कि ये जेनरिक स्पेसिफिकेशन है या कि स्पेसिफिक कोई किसी मॉडल को रिकमेंड किया गया है। जेनरिक स्पेसिफिकेशन से मराद होती है कि अगर आपको 1700 सीसी की गाड़ी चाहिए तो हॉर्स पावर की गाड़ी चाहिए तो उसमें उसकी स्पेसिफिकेशन दी होगी जेनरिक स्पेसिफिकेशन। तो आप मार्केट में देख सकते हैं कि 1700 सीसी की स्पेसिफिकेशन की गाड़ी में कौन कौन से मॉडल अवेलेबल हैं और उनकी क्या प्राइसेस हैं, तो आप उससे बेहतर। लेकिन अगर दूसरी सूरत में ये हो सकता है कि उसका एक स्पेसिफिक मॉडल दे दिया जाए कि हमें 1700 सीसी में होंडा चाहिए या हमें कोरोला का ये मॉडल चाहिए, तो ये स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशन होगी। और जेनरिक स्पेसिफिकेशन में उसकी एक जनरल स्पेसिफिकेशन दी होगी, उसमें मॉडल या कंपनी का नाम मेंशन नहीं होता। इसमें दोस्तों समटाइम कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की आइटम आ जाती है जो कि आपने पहले ना परचेज की हो, तो उसके लिए फिर आप या तो सैंपल पीछे से साथ लेके आता है एक्विजिशन के, या आप डिमांड कर सकते हैं कि ये चूँकि न्यू आइटम है और ये टेक्निकली
इसकी ना हो, परचेजर को इल्म नहीं होती, तो वो सैंपल ले लेते हैं ताकि एज पर सैंपल उसको परचेज कर सके। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि जो रिक्वेजिशन आपके पास आई है वो नॉर्मल रिक्वेजिशन है, अर्जेंट है या मोस्ट अर्जेंट है। यानी कि आप उसको नॉर्मल के लिए आपने 1 वीक का टाइम रखा हुआ तो आप उसको 1 वीक में परचेज कर लेंगे, और अगर वो अर्जेंट होगी तो आप विद इन 2-3 डेज एज अर्ली एज पॉसिबल उसको परचेज कर सकते हैं। और अगर मोस्ट अर्जेंट है तो फिर आप सब काम छोड़ के प्रायोरिटी पे पहले उसको आइटम को परचेज करें और बाकी के काम को अपने रूटीन में परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी रिक्वेजिशन, अगर आप परचेजर है या इंचार्ज नहीं है आप अपने डिपार्टमेंट के और आप अपने इंचार्ज को असिस्ट कर रहे हैं, तो जब भी आपके पास कोई रिक्वेजिशन आए तो सबसे पहले देखना चाहिए कि आपके इंचार्ज ने उस पर गो एड के साइन कर दिए, उसने ऐसे कोई रिमार्क्स लिख दिए कि आप इसको परचेज कर लें। क्योंकि समटाइम ये भी होता है कि आपके जो डिपार्टमेंटल हेड होते हैं वो रिक्वेजिशन को देख के वर्बली उस पर ऑर्डर कर देते हैं कि आप इसको परचेज कर लें, लेकिन बाद में किसी भी कॉम्प्लिकेशन की सूरत में कुछ भी हो सकता है कि जी ये तो शायद परचेजर ने खुद ही इनिशिएट कर ली और मेरे इल्म में नहीं था, तो इस तरह के भी कुछ इंसिडेंट होते हैं। तो हमेशा अपनी रिक्वेजिशन पे अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट के इंचार्ज जरूर करवाने चाहिए ताकि आप उसको फर्दर प्रोसेस कर सके, बाइंग के लिए प्रोसेस कर सके। दोस्तों, जैसे कि पहले मैंने बताया कि जब भी किसी को जब भी कोई बंदा रिक्वेजिशन इशू करेगा तो वो स्टोर में आएगी, लेकिन सम टाइम इससे डिफरेंट मेथड भी अडॉप्ट होता है कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कि जब भी एंड यूजर रिक्वेजिशन इशू करता है तो वो पहले फाइनेंस वालों के पास जाते हैं, यानी अकाउंट फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाएगी ताकि उसकी बजटिंग एलोकेट की जाए, उस पर देखा जाए कि ये किस बजट में से बाइंग होगी और क्या वो बजट अवेलेबल है कंपनी के पास। तो पहले फाइनेंस वाले उसको रिकमेंड करते हैं, फिर वो स्टोर के पास आती है। तो अगर बजट का कुछ प्रॉब्लम हो तो वो रिक्वेजिशन रिजेक्ट होकर वापस एंड यूज़र के पास चली जाती है, और अगर बजट अवेलेबल हो और उसके यूज़र के हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने उसको साइन किया तो फिर उस बजट में से फाइनेंस वाले उसको एलोकेशन कर देते हैं उसकी पेमेंट, और उसके बाद वो स्टोर को आती है और स्टोर से फिर वही प्रोसेस होता है कि या तो स्टोर उसके गेस्ट गुड्स को इशू कर देता है, या ना हो गुड्स तो फिर वो प्रोक्योरमेंट को फॉरवर्ड कर देता है और फिर फर्दर प्रोसेस जो प्रोक्योरमेंट का होता है वो कंटिन्यू होता है। दोस्तों, अब भी हम कुछ आगे चलते हैं, कुछ और कंसिडरेशन जो एज ए इंचार्ज ऑफ प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट आपको देख लेनी चाहिए। अगर आप प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं तो आपको आपके पास ये अथॉरिटी होती है कि आप किसी भी रिक्वेजिशन को रिजेक्ट कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। ये उस वक्त होता है जब रिक्वेजिशन जब ऑनलाइन सिस्टम हो, रिक्वेजिशन जो है कंप्यूटर सिस्टम से जनरेट हो रही हो, तो आपके पास अगर कुछ भी स्पेसिफिकेशन की कमी है, कुछ डिटेल चाहिए या कुछ बजट का प्रॉब्लम है, तो आप उस रिक्वेजिशन को रिटर्न भी कर सकते हैं। नंबर 2, आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि जो रिक्वेजिशन आपके पास आ रही है कि आपने उसको मार्केट से परचेज करना है या फिर आप इन हाउस उसको मेक कर सकते हैं। समटाइम ये होता है कि सिंगल यूज़ की प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको आप इन हाउस क्वालिटी कंट्रोल वाले या प्रोडक्शन वाले आसानी से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस तरह की आइटम्स को आप इस तरह के डिसीजन मैनेजमेंट को दे सकते हैं कि ये आइटम तो इस टाइप की आइटम है, तो अगर हम और इसका यूजेज इतना ज़्यादा है मंथली, तो अगर हम इसको इन हाउस शुरू कर दें तो इससे इतनी कॉस्ट सेविंग हो सकती है। तो इस तरह का डिसीजन आप मैनेजमेंट को दे सकते हैं कि आप इसको इन हाउस यूज़ कर लें या फिर मार्केट से परचेज करने का डिसीजन भी कर सकते हैं। इसकी एक और मिसाल मेंटेनेंस टाइप की चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि अगर कोई बस कंपनी है वो मेंटेनेंस में उसकी बहुत सारी चीज़ें आउटसोर्स हो रही हैं जो कि मुख्तलिफ वर्कशॉप को वो से रिपेयरिंग करवाते हैं, तो आप एक इन हाउस वर्कशॉप भी अपनी बना सकते हैं जिससे कि आपकी कॉस्ट सेविंग हो सकती है। और इस तरह के डिसीजन के लिए आप मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ आइटम ऐसे होती हैं जो कि मेक टू ऑर्डर भी हो सकती हैं और रेडी अवेलेबल भी होती है मार्केट में, तो ये डिसीजन भी एक प्रोक्योरमेंट हेड को करना चाहिए कि आया कि वो रेडी टू अवेलेबल गुड्स को मार्केट से परचेज करना चाहता है या कि मेक टू ऑर्डर पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से गुजारते हुए कॉस्ट सेविंग कर सकता है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि अगर किसी कंपनी को डीप फ्रीजर चाहिए, समटाइम ऐसे होता है कि कुछ आउटलेट्स बन रहे हैं आपके, कुछ फ्रोज़न आइटम्स हैं, तो जब आपके बहुत सारे आउटलेट्स बनेंगे तो आपको बहुत सारे डीप फ्रीज़र चाहिए होंगे। तो अगर आप डीप फ्रीज़र दोनों कंडीशन में मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं और आप उसको मेक टू ऑर्डर भी कर सकते हैं कि जिससे कॉस्ट सेविंग हो सके।
तो ये भी आप का डिसीजन है कि आपने क्या करना है। ऐसे एक और पॉइंट पे आप कंसल्टेशन कर सकते हैं कि रेगुलेशन देखने के बाद कि ये गुड्स आपको रेगुलेट की गई हैं, क्या वो लीज की जा सकती हैं, रेंट आउट की जा सकती हैं, या कि आपने उसको बाइंग ही करना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बैंक है और उसको गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो रहा है और उसको एक कैनोपी चाहिए, टेंट चाहिए या कोई मार्की चाहिए बड़े साइज की, ताकि वो अपने कस्टमर को धूप में खड़ा ना करे, तो उसके लिए उसको जो मार्केट चाहिए होगी वो उसकी फॉर एग्जांपल उसकी प्राइस 10 लाख है, 12 लाख है, और रेंट आप रेंट पे उसको 6 माह के लिए, क्योंकि सीज़न 6 माह के बाद ख़त्म हो जाता है, और नेक्स्ट ईयर के लिए उसको नौकरी को संभालना या उसको मेंटेन करना, उसकी मेंटेनेंस कास्ट को बियर करना मुश्किल काम होता है। तो इसलिए आप ये सोल्यूशन भी दे सकते हैं मैनेजमेंट को कि आप कुछ कुछ चीज़ें जो कि रिक्विजिशन में आ रही होती हैं इस तरह की, कि जिनको आप रेंट आउट कर सकते हैं या लीज कर सकते हैं, जिससे कि आप कॉस्ट सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे डिसीजन थे जो कि रिक्विजिशन पे प्रोक्योरमेंट इंचार्ज को या प्रोक्योर करने वाले जो परचेजर होते हैं उनको वो अपनी मैनेजमेंट को सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि आप अपने बाइंग में कॉस्ट सेविंग को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक रिक्विजिशन चूँकि वो फर्स्ट पेपर होता है, वो फर्स्ट स्टेप होता है जिससे प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का काम स्टार्ट होता है। तो रिक्विजिशन को हमेशा केयरफुली ट्रीट करना चाहिए, इसके जितनी डिटेल्स होती हैं उसको केयरफुली कंसिडर करना चाहिए, और इस पर कोई भी एक्शन लेने से पहले इसके जो भी प्रोज एंड कॉन्स हैं उनको कंसिडर कर लेना चाहिए। मेरा आपको ये इन्फॉर्मेशन अपनी डे टू डे जॉब या इंटरव्यू के लिए हेल्पफुल साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।